कल्पना कीजिए एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की जहां कोई तोप नहीं, कोई बंदूक नहीं और ना ही बारूद की गंध है। फिर भी यहाँ जंग हो रही है। एक ऐसी जंग जो नक्शों पर नहीं बल्कि दिलों, समझौतों और रणनीतियों पर लड़ी जा रही है। तो यह है सेंट्रल एशिया, वो इलाका जिसे दुनिया ने दशकों तक सोवियत ब्लॉक के नाम से पहचाना। पर आज ये वही इलाका है जहां भारत और चीन अपनी अपनी डिप्लोमेसी डॉक्ट्रिन को परख रहे हैं। एक तरफ है ड्रैगन जो रेशम के रास्ते पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की गाड़ी दौड़ा रहा है, तो दूसरी ओर है भारत जो चुपचाप पर बहुत सधे हुए कदमों से इस ग्रेट गेम 2.0 में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वाई सेंट्रल एशिया मैटर्स। सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 देश दिखने में तो छोटे और शांत लगते हैं, लेकिन इनकी अहमियत 3 बड़ी वजहों से ज़बरदस्त है। पहली वजह है जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग यानी भू राजनीतिक स्थिति। ये क्षेत्र लिटरली दुनिया के सेंटर में है, रसिया, चाइना, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच। दूसरी बात है एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन। तो कजाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं और दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बेहद क्रिटिकल है। और तीसरी बात है वैक्यूम ऑफ पावर। तो सोवियत यूनियन के पतन के बाद देश ना तो वेस्ट के पूरी तरह हो पाए, ना ही रसिया या चाइना के। एक खाली जगह है जिसे भारत और चीन दोनों भरना चाहते हैं। तो ये वैक्यूम यहाँ पर रिक्त स्थान सा भरा हुआ है। तो चाइना का स्ट्रेटजी क्या है? BRI के बहाने कुछ जालसान चाइना बिछा रहा है। मतलब कि चाइना ने 2013 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, उसका एक बड़ा फोकस सेंट्रल एशिया था। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो कजाकिस्तान से लेकर के ईरान तक चाइना ने रेलवे, सड़कें और पाइपलाइन बिछाई ताकि उसका माल यूरोप तक कम खर्चे में पहुंच सके। चीन ने लॉन्च और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए इन देशों को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में जकड़ रखा है, इनको कर्जे में एकदम से जकड़ रखा है। और कन्फ्यूजन इनिशिएटिव्स और लैंग्वेज डिप्लोमेसी के जरिए सॉफ्ट पावर भी फैलानी शुरू कर दी है चाइना के द्वारा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कनेक्टिविटी है? नहीं, यह चीन का मल्टी लेयर्ड डोमिनेशन मॉडल है, जहां वो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों मोर्चों पर सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। अब इंडिया का साइलेंट लेकिन स्मार्ट कदम क्या रहा है? तो भारत ने सेंट्रल एशिया में कोई शोर शराबा नहीं किया, परंतु 2012 से ही कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के तहत स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी लिंक बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने ताजिकिस्तान के फारखोर एयरवेज को रिवाइव किया है, चाबहार पोर्ट के जरिए डायरेक्ट एक्सेस प्लान किया है और हाल ही में इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चू समिट करके इन 5 देशों को एक साथ डायलॉग में भारत लेके आया है। तो सबसे खास बात है कि भारत ना तो इन देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है और ना ही कोई हिडन एजेंडा लेकर आया है। भारत की कूटनीति है ना जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट पर आधारित है। अब चौथी बात करें हम तो रसिया का घटता प्रभाव और खाली मैदान जो वैक्यूम पावर पड़ा हुआ है। तो कोल्ड वार के समय रसिया ही इस क्षेत्र पर का बॉस था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध, सैंक्शंस और इटर्नल इनस्टेबिलिटी के चलते रसिया कमज़ोर हुआ है और उसका वैक्यूम भरने 2 ताकतें सामने आई हैं। पहला है चाइना, ये आर्थिक ताकत के साथ है, और दूसरा है भारत, एक कूटनीतिक संतुलन के साथ। पर सेंट्रल एशिया के देश अब स्मार्ट हो चुके हैं, वे किसी एक पक्ष पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और यही भारत की न्यूट्रल और बैलेंस्ड अप्रोच उन्हें ज़्यादा भरोसेमंद लगती है।
लेकिन क्या भारत इस शांति से जीत जाएगा या चीन फिर से बाजी मार लेगा? तो इस ग्रेट गेम 2.0 की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। इसमें अब आपको पता चलेगा कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से स्ट्रेटजिक कदम हैं जिन पर भारत इनको पकड़े हुए है और चीन कहाँ कहाँ हमें टक्कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आपके लिए देखेंगे। तो अभी तक हमने वीडियो में देखा कि सेंट्रल एशिया किस तरह नई विश्व राजनीति का युद्ध क्षेत्र बन गया है और भारत और चीन दो विपरीत रणनीतियों से अपनी जगह एक प्रकार से बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस कूटनीति की जो इस संघर्ष की दिशा को तय कर रही है। तो भारत की स्ट्रेटजिक एंट्री चुपचाप है लेकिन गहरी घुसपैठ भी है यहाँ पर। तो भारत ने अपनी विदेश नीति को रीजनल डायलॉग से आगे बढ़ाया है, सीधा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ। आइए कुछ अहम कदमों पर नज़र डालते हैं। तो पहला तो है ताजिकिस्तान एयरबेस फारखर एंड आईनी। तो ये भारत का पहला विदेशी सैन्य बेस है। अफगानिस्तान की सीमा के पास होने के कारण भारत के लिए ये बेस एक स्ट्रेटजिक सर्विलांस पॉइंट बन गया है। इंडिया ताजिक मिलिट्री कोऑपरेशन अब इंटेलिजेंस शेयरिंग तक बढ़ चुकी है। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा भारत ने खोल लिया है। तो पाकिस्तान के बाईपास से भारत को सेंट्रल एशिया से सीधा जुड़ाव मिलेगा। यह केवल ट्रेड रूट नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। इंडिया डज नॉट नीड सी पैक और ओवर। तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है INSTC, वो क्या है? तो रसिया, सेंट्रल एशिया, कॉकसस और यूरोप से जुड़ने का एक स्वतंत्र ट्रेड कंट्रोल जिसमें भारत सक्रिय रूप से इन्वेस्ट कर रहा है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी है जो भारत का यहाँ पर सॉफ्ट कार्ड पावर भारत खेल रहा है। तो सेंट्रल एशिया कभी भारत की सांस्कृतिक सीमा में था। बौद्ध धर्म से लेकर के संस्कृत साहित्य और सूफी परंपराओं तक भारत इस इतिहास को वर्तमान में कैसे ला रहा है। ताशकंद, दुशांबे और बिश्केक जैसे शहरों में ICCS सक्रिय है। तो यहाँ पर वो दूरदर्शन एंड बॉलीवुड डिप्लोमेसी भी चला रहा है। तो यहाँ के लोग शाहरुख खान और लगान को उतना ही पसंद करते हैं जितना हम करते हैं। स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन टाइज। तो हर साल भारत 1000 से ज़्यादा छात्रों को सेंट्रल एशिया से इनवाइट करता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, ताकि एक इंडिया फ्रेंडली लीडरशिप तैयार की जा सके। अगर हम हाल की गतिविधियां अगर देखें जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत का इस प्रकार से कूटनीतिक खेल तेज होता जा रहा है। तो 2022 में पहला इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हुआ जिसमें भारत ने साफ कहा है कि हम कोई हिडन एजेंडा लेकर नहीं आए हैं, हम साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर हुआ जॉइंट काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म एक्सरसाइजेज शुरू हुई। खासकर अफगानिस्तान के बाद बड़े कट्टरपंथ के खतरे को देखते हुए भारत ने शुरू किया है। फिर हमने डिजिटल डिप्लोमेसी को शुरू किया। तो भारत ने टेलीमेडिसिन, IT हब्स और गवर्नेंस मॉड्यूल्स साझा किए जो इन देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। तो भारत और चीन की यहाँ पर रणनीति में अंतर कहाँ पर है वो हम देखेंगे। तो अगर हम रणनीति में बात करें तो भारत सहयोगात्मक और चीन प्रभुत्ववादी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। और अगर हम रणनीति की बात करें तो यहाँ पर भारत सहायक भूमिका के रूप में आ रहा है और चाइना डेट ट्रैप बिछा रहा है, कर्जा का जाल बिछा रहा है। और सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करें तो भारत का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो ऐतिहासिक सामंजस्यपूर्ण है।
बल्कि जो चाइना प्रचार केंद्रित है वो अपना केवल विज्ञापन लिए हुए है। और अगर हम स्थानीय परसेप्शन की बात करें तो भारत के लिए जो परसेप्शन वहाँ पर विश्वसनीय देखने को मिलता है, और चीन के लिए जो वहाँ पर परसेप्शन देखने को मिल रहा है वो संदेहास्पद है। तो सेंट्रल एशिया के राष्ट्र अब भारत को बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर देख रहे हैं, एक ऐसे साझेदार के रूप में जो उनकी संप्रभुता को इज्जत करता है। तो सेंट्रल एशिया की जमीनी राजनीति अब एक नया रूप ले रही है, जहां चीन की तेजी है और वहीं भारत की गहराई है। यह सिर्फ विकास की दौड़ नहीं, यह विश्व नेतृत्व की परीक्षा है। और भारत इस बार ना ऑब्जर्वर है और ना फॉलोवर, बल्कि एक गंभीर काउंटरर है। तो यहाँ पर जो चाइना और जो भारत की जो रणनीति है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। चाइना हमेशा अपना जो कर्जा का जाल फैलाए रहता है, और जो भारत है, भारत एक प्रकार सहयोगात्मक रूप अपनाए हुए। ये हमने दोनों के बीच में अंतर अभी आपको बता ही। तो अब आइए बात करते हैं उस इलाके की जिसे भू राजनीतिक रणनीतिक हार्टलैंड कहते हैं, मतलब सेंट्रल एशिया। हार्टलैंड रिमलैंड के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप चैनल पर नए तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको कैप्शन के तौर पर वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली वीडियो पर क्लिक करके रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी को देख सकते हो। तो जो जियोपॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल एशिया को नियंत्रित करेगा कौन, हार्टलैंड, वह यूरेशिया को नियंत्रित करेगा, और जो यूरेशिया को नियंत्रित करेगा वह दुनिया पर शासन करेगा। तो ये शब्द थे सर हालफोर्ड मैकेंडर के, जिन्हें मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का पिता कहा जाता है। तो सेंट्रल एशिया जहां 5 देश हैं, कौन कौन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इन सभी देशों में एक बात तो कॉमन है कि ये सारे के सारे लैंडलॉक्ड हैं, और इनकी आर्थिक एवं सुरक्षा नीतियां बाहरी शक्तियों पर निर्भर हैं जो समुद्र से जुड़ी हुई हैं। तो यही है वह मौका जहां भारत और चीन दोनों कूद पड़े हैं, पर रास्ता और रणनीति दोनों की बिल्कुल डिफरेंस से अलग अलग है। तो चीन की नीति कहाँ पर दिखाई देती है हमें, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें अगर हम, तो चीन ने सेंट्रल एशिया में भारी निवेश कर रखा है। BRI के तहत सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ताजिकिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक का CPEC चीन के लिए गेटवे है। तुर्कमेनिस्तान से गैस और तेल की पाइपलाइनों के जरिए एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो डिजिटल सिल्क रोड के तहत 5G नेटवर्क और सर्विलांस टेक भी घुसाई जा रही है चीन के द्वारा। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल एशिया में चीन की मौजूदगी केवल आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है। इसको हम केवल आर्थिक तौर पर नहीं देख सकते। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चीन की सेना, उसकी प्रेजेंस ताजिकिस्तान और अफगान बॉर्डर के पास देखी गई है, ताकि जो उनका जो जिनजियांग है प्रांत है, उसमें उइगर मुसलमान हैं, वो चरमपंथ को उनको चरमपंथ से बढ़ने के लिए रोक सके, उइगर चरमपंथ को रोक सके। यानी चीन न केवल पैसा फेंक रहा है बल्कि सैन्य दबदबा भी बढ़ा रहा है। तो भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी और सभ्यतागत संबंधों का ब्लेंड देखने को मिला है। तो भारत सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए एक भिन्न दृष्टिकोण अपना रहा है। सबसे पहले भारत ने देखो चाबहार पोर्ट को डेवलप किया, कहाँ पर, ईरान में, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार किया जा सके। इसके बाद भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए रूस से लेकर के ईरान, काजाकिस्तान और बाकी देशों तक अपनी पहुंच बना रहा है। तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग और रीजनल कॉन्फ्रेंस के जरिए डिप्लोमेटिक डेप्थ को मजबूत किया गया है भारत के द्वारा।
और सबसे खास, भारत सेंट्रल एशिया से सभ्यता और संस्कृति का रिश्ता भी उभारता है। जैसे एक बात कहता है कि जो बाबर है, बाबर ताशकंद से आया था। नालंदा और तक्षशिला की स्मृतियां आज भी वहाँ की मिट्टी में हैं। तो भारत का दृष्टिकोण सिर्फ बाजार या ताकत तक सीमित नहीं है। भारत साझेदारी की भावना को आगे बढ़ाना चाहता है और इससे वो आगे बढ़ रहा है अपनी संस्कृति के नाम पर भी। लेकिन क्या ये काफ़ी है? देखो, सेंट्रल एशिया में भारत अभी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में बहुत पीछे है, काफ़ी पीछे है चीन के हिसाब से देखें तो भारत को अब चाहिए कि एग्रेसिव डिप्लोमेटिक प्रेशर को बनाना है। दूसरी बात, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ INSTC और चाबहार, मतलब INSTC कॉरिडोर को उसको तेज करना चाहिए और चाबहार पर भी निवेश तेज करना चाहिए और इसको जल्दी ही इसको कंप्लीट करना चाहिए। फिर सॉफ्ट पावर के साथ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पर भारत को करना चाहिए। तो सेंट्रल एशिया आज एक जियोपॉलिटिकल युद्ध भूमि बन चुका है। वहाँ चीन की मौजूदगी भारी है, लेकिन भारत का विजन स्थायित्व, साझेदारी और संतुलन का है। तो आपने देखा है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर द ग्रेट गेम 2.0 का शुभारंभ हुआ है। तो अब बात करते हैं उस अंतिम मोर्चे की जहां भारत और चीन आमने सामने हैं। यह संघर्ष केवल सीमाओं या सड़कों का नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और व्यवस्था यानी ऑर्डर बनाम डिसऑर्डर का है। यह संघर्ष है लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण का, साझेदारी बनाम प्रभुत्व का। तो LAC से लेकर लोविया तक भारत बनाम चीन, सीमा पर चीन की घुसपैठ देखने को मिल रही है। जैसे लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में चीन समय समय पर LAC को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अब भारत 1962 वाला नहीं है, ये उसको समझना चाहिए। क्योंकि अब भारत ने गलवान के बाद तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, ऑल वेदर रोड्स को मजबूत किया, ऑल वेदर रोड्स विकसित किए। अब हर मौसम में रोड जारी रहेंगे। इमरजेंसी एयरपोर्ट्स बनवाए, राफेल, चिनूक और अपाचे जैसे ताकतवर प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर बनाया है, जिससे ये हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आसानी से आ सकें और ये वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम डिप्लोमेटिक वॉरफेयर की बात करें, मतलब राजनीतिक युद्ध की बात करें, हम रणनीतिक युद्ध की बात करें, तो भारत ने क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक एलायंस और G20 लीडरशिप के जरिए चीन की घेराबंदी भी की है। तो जहां चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बुन रहा है, वही भारत नेकलेस ऑफ डायमंड से जवाब दे रहा है, जिसमें शामिल है चाबहार पोर्ट्स ईरान का, स्ट्रेटजिक पैक्ट विथ वियतनाम, अजम्पशंस आइसलैंड सेशल्स वाला, एजेंडा मतलब क्या है इसका, अगालीगा आइलैंड यानी मॉरिशस। तो यहाँ तक कि इंडियन नेवी की प्रेजेंस अब हिंद महासागर के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत तक भी फैल रही है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल नैरेटिव का युद्ध भी यहाँ पर है। तो भारत अब न केवल नीतियों से बल्कि विचार से भी नेतृत्व कर रहा है। वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, तो ये सब भारत को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में खड़ा कर रहे हैं। क्या यह संघर्ष जीतने योग्य है? जी हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? तीव्र रणनीतिक निर्णय। भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनाना होगा। रीजनल अलायंस, ग्लोबल साउथ को मोबिलाइज करके भारत एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी, AI,
सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी में आत्मनिर्भरता भी ज़रूरी है, क्योंकि अगली लड़ाई डाटा और एल्गोरिदम्स की है। तो स्ट्रेटजिक पेटेंस की बात करें तो भारत को जल्दबाजी नहीं, दूरदृष्टि से काम लेना होगा। सही मोर्चे पर सही वक्त पर चोट, यही है भारत की नीति। तो सही वक्त पर चोट करना ही भारत की नीति है। तो डिप्लोमेसी डिकोड के इस एपिसोड का सार यही है कि यह केवल भारत बनाम चीन नहीं है, यह है स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण का टकराव, यह है सभ्यता बनाम प्रभुत्व की लड़ाई, और यह है 21वीं सदी के विश्व नेतृत्व की दौड़। तो भारत इस दौड़ में पीछे नहीं, बराबरी से चल रहा है, क्योंकि भारत सिर्फ देश नहीं, एक विचार है, और यह विचार जितना पुराना है उतना ही भविष्य का मार्गदर्शक भी। तो ये था डिप्लोमेसी डिकोड का दूसरा एपिसोड, द ग्रेट गेम 2.0, भारत बनाम चीन। क्या भारत नई विश्व व्यवस्था में अपनी जगह बना पाएगा? तो अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रणनीति के साथ। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसी सीरीज़ यहाँ पर चलती रहती हैं।